बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और मेरी बीवा पुप्पो की बेटी हम उम्र थी। वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता उसे पसंद कर जाता। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। एक दिन मैं और मेरी पुप्पो की बेटी बाजार में गोलगप्पे खा रहे थे जब एक बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का निकला। वो मेरी कजन को देखते ही फिदा हो गया था। दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी मेरी फुप्पो की बेटी आगे बढ़ गई तो उस लड़के ने मुझे रोककर उसका नाम पूछा। मैंने धोखे से अपना नाम बता दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़के की मां रिश्ता लेकर आ गई। उसके लबों पर मेरा नाम था। यूं मेरी शादी उस अमीरजादे से हो गई। अगर वो लड़का मुझे रुखसत करके अपने घर ले जाने के बजाय एक ऐसी जगह पर ले गया कि मैं दहल कर रह गई। वो बोला, राह चलते लड़कों से इश्क लड़ाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। मैं बोली, मैं वो नहीं हूं, बल्कि उसकी कजन हूं। तो उस लड़के ने मुझे देखते ही, मेरा नाम रिमशा है। मैं अक्सर सोचती हूं कि काश मैं रिमशा ना होती बल्कि नाजिश होती, तो मुझे वो सब न सुनना पड़ता जो कुछ मैं सुन सुनकर जवान हुई हूं। लोग कहते हैं कि इंसान यतीम हो जाए तो जमाने वाले चैन से नहीं जीने देते, मगर मेरी तरफ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मुझ पर तो मेरी यतीम कजन ने जिंदगी तंग कर दी थी। मैं 4 बरस की थी जब मेरी फुप्पो बेवा होकर हमारे घर आ गई थी। उनके साथ उनकी 4 बरस की बेटी नाजिश भी थी। मुझे उसकी आमद से बेइंतहा खुशी हुई थी क्योंकि हम दोनों दोस्तें थीं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खुशी ज्यादा देर कायम रहने वाली नहीं है। ये उस दिन की बात है जब हम दोनों सहन में खेल रही थी और हमारी पड़ोसन आंटी जो कि बे औलाद थी, वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ खूब खेला करती थी। वो अम्मी से बोली, ये रिमशा के साथ खेलती हुई लड़की तुम्हारी नंद की बेटी है ना? अम्मी ने हाँ बोल दिया तो वो कहने लगी, आज मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। कल मैं रिमशा के लिए गुलाबी फ्रॉक लेकर आई थी, मगर इस बच्ची को देखकर लगता है कि वो फ्रॉक इसके गुलाब से खिलते चेहरे पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ क्षण से टूट गया था। फिर यूं हुआ कि लोग हम दोनों में तकाबुल करने लगे थे। नाजिश अपने वालिद पर गई थी, इसीलिए बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि मैं अपने ननियाल पर गई थी, जरा दबी दबी सी रंगत की मालिक थी। और यूं मैं अपने घर में होते हुए भी बेअमान हो गई थी। मेरी जगह सभी उसे प्यार करने लगे थे। स्कूल और फिर कॉलेज, वहां भी सब नाजिश को ही सराहते थे, जबकि मुझे देखकर अक्सर लड़कियां हंसी मजाक में कहती, तुम तो नाजिश की काम करने वाली मासी लगती हो। लेकिन मैं ये सब बातें सुनकर चुप कर जाती थी। अलबत्ता नाजिश सबको डांट देती थी। वो कहती थी कि अगर किसी की रंगत थोड़ी दबी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हसीन है। तुम लोग बैरून मुल्क जाकर देखो, लोग मरते हैं रिमशा जैसी रंगत पर। यूं ही लोगों की बातें सह सह कर मैं तंग पड़ गई थी। लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं था कि नया खाता खुल गया था। मैं नाजिश से बड़ी थी, इसीलिए मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढने लगे थे। मगर यहां भी मैं मात खा रही थी। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता वो नाजिश को पसंद कर जाता था। अब्बू कहने लगे कि पहले हम नाजिश की शादी कर देते हैं, मगर पुप्पो बोली कि नहीं, बात उसूल की होती है। पहले हमारी रिमशा की शादी होगी, फिर ही नाजिश की शादी करूंगी। और यूं ही रिजेक्ट होते होते 2 साल का अरसा बीत गया था। मैं 2 साल से लोगों का हित्तक-आमेज रवैया बर्दाश्त कर रही थी। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सुन सुनकर मेरे अंदर जहर भर गया था। मैं एक मनफी शख्सियत की मालिक बन चुकी थी। मुझे कोई चीज खुशी ही नहीं देती थी। हर वक्त यही लगता था कि लोग मुझे देखकर दिल ही दिल में हंसते होंगे कि ये कैसी बदशक्ल है, काली कलोटी सी। बस मैं इस माहौल से और नाजिश से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। मैं जितना नाजिश से दूर भागती, वो उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। मैं रोती तो वो मेरे आंसू पोंछ देती। मैं गुस्सा करती तो वो मेरी बातें सुनकर मुझे कहती कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी तो किस पर करोगी। मैं उसे हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकाल देती तो खिड़की से झांक कर कहती, रिमशा दरवाजा खोलो, मैं बोर हो रही हूं। लोग अब तो ये भी कहने लगे थे कि नाजिश की तरफ देखो, बेचारी का बाप मर गया है, अपने मामू के टुकड़ों पर पल रही है, मगर मजाल है जो माथे पर एक शिकन भी पड़ी हो। जबकि रिमशा कैसी नाशुक्री है, बाप का साया सर पर मौजूद है,
जिंदगी अय्याशी से गुजर रही है, मगर ना तो हंसती है और ना ही किसी से खुशी के साथ बात करती है। काश लोग किसी पर बात करने से पहले ये भी जानने की कोशिश कर लिया करें कि फलां शख्स जो हर वक्त गुस्से में रहता है, उसको क्या चीज अंदर ही अंदर से खा रही है। खैर, एक दिन खूब बारिश बरसी थी, मौसम खुशगवार हो गया था, तो नाजिश बोली, आओ चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। मैं भी घर बैठी बैठी बोर हो चुकी थी, इसीलिए बोली, हाँ हाँ चलो। हम दोनों पैदल ही घर से निकल गई और एक दूसरे से बातें करते करते गोलगप्पे के मशहूर स्टॉल तक पहुंच गई थी। हम दोनों ने जल्दी से गोलगप्पों को ऑर्डर दिया। कुछ देर में हमारी प्लेट्स हमें सर्व कर दी गई थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी भी आकर रुकी थी। उसमें से निहायत हैंडसम लड़का निकलकर बाहर आया तो नाजिश ने मुझे कोहनी मारी और बोली, हाय अल्लाह रिमशा, देखो तो कितना प्यारा लड़का है। अगर मुझे ये मिल जाए तो जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उस लड़के की तरफ देखकर मेरा भी दिल धड़क गया था, मगर मैं मुंह से कुछ न बोली, क्योंकि मुझे तो दिल की बातें दिल में रखने की आदत पड़ चुकी थी। इतनी देर में ही वो लड़का नाजिश की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की जानिब मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर राख होती जा रही थी। हमारे गोलगप्पे खत्म हो गए तो नाजिश उठकर बाहर चली गई। मैं बाहर जाने लगी तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और बोला, इनका नाम क्या था जो अभी बाहर निकल कर गई हैं? मेरे जहन में जल्दी से जमा तफरीक होने लगी थी। मैं बोली, उनका नाम रिमशा है। वो लड़का नाम सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे इसका एड्रेस चाहिए, रिश्ता लेकर आना चाहता हूं। मैं उस लड़के को एड्रेस समझाकर बाहर निकल गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे लगा कि अगर ये लड़का मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी की तमाम अजियतें दूर हो जाएंगी। वो लड़का बस मुझे मिल जाए, चाहे धोखे से ही सही। अब मैं खुश खुश रहने लगी थी। 3 दिन बाद ही 2 अमीर कबीर औरतें हमारे घर आ गई थी। एक औरत बोली, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूं, मुझे रिमशा चाहिए। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उस औरत के सामने मुझे लाया गया तो उसने 10,000 रुपये मेरी हथेली पर रख दिए थे और जाते हुए वो अपने बेटे की तस्वीर भी दे गई थी। उसने अपने बेटे का नाम आमिर बताया था। आमिर वही लड़का था जो उस दिन हमें गोलगप्पे के स्टॉल पर मिला था। अब्बू भी आमिर का घर बार देख कर आए थे। वो बेइंतहा खुश थे। अब्बू बोले कि लड़के का अपना बिजनेस है, बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं। आमिर की वालदा कह गई थी कि हमें जहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने जहेज देने की कोशिश की तो आमिर बारात ले जाने से इनकार कर देगा। सभी ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हुए थे। अब्बू बोले, आमिर बड़ा गैरतमंद बच्चा है। यूं 1 माह बाद ही मेरी शादी की तारीख रख दी गई थी। नाजिश जालिस होने के बजाय हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। वो कहती थी कि रिमशा, मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है, क्या नसीब पाया है तुमने। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो जाती थी। आखिरकार रुखसती का दिन भी आ ही गया था। मैंने बड़ी कोशिश करके आमिर को अपना चेहरा देखने नहीं दिया था, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाता। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। हम पिछले 2 घंटे से महुए सफर थे। मैं हैरान थी कि आखिर आमिर ने दुनिया के किस कोने में अपना घर बना लिया है। आखिरकार 4 घंटे बाद उसकी गाड़ी एक अजीब से बड़े से घर के सामने रुकी थी, जहां बेशुमार चबारे ही चबारे थे, जहां से सजी संवरी सी लड़कियां झांक रही थी। आमिर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदर ले गया। वहां तो अलग ही जहां बसा हुआ था, नाच गाना उरूज पर था। आमिर ने मेरा हाथ एक बड़ी सी औरत के हाथ में थमा दिया और बोला, 20 लाख किधर है। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, आमिर, ये आप क्या कर रहे हैं। तब वो हंसकर बोला, मैं यहां तुम्हें फरोख्त करने के लिए लाया हूं। तुम जैसी लड़कियां जो राह चलते लड़कों से इश्क लड़ाने लगती हैं, उनका यही अंजाम होता है। मैं घबरा चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं बोली, आमिर, मैं वो नहीं हूं, बल्कि उसकी कजन हूं। आमिर ने जल्दी से मेरा घूंघट उलट दिया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो। मैंने अपने धोखे पर पर्दा डालने के लिए जल्दी से झूठ कर लिया था। मैं बोली, दरअसल वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो किसी और को पसंद करती है, इसीलिए उसने जबरदस्ती मुझे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया।
आमिर ने अपना सर थाम लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस ले गया था। अब की बार वो मुझे अपने घर ले गया था। वो बोला, अब मुझे सारा माजरा सच सच बताओ। मैं बोली, आमिर, मेरी कजन का चक्कर दूसरे लड़के के साथ चल रहा था। वो आपसे ज्यादा हसीन भी था और अमीर भी, इसीलिए उसने मुझे कुर्बान कर दिया। आमिर गुस्से से घर से बाहर निकल गया था, जबकि मैं घुटनों में सर रख कर रोने लगी थी। सुबह हुई तो आमिर घर लौट आया था। वो मुस्कुरा रहा था। वो बोला, रिमशा, तुम फिक्र मत करो, मैं सारी दुनिया की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हारी कजन ने तुम्हें धोखा दिया है ना, तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपना सर पीटेगी कि उसने मुझ जैसे हीरे को क्यों खो दिया। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर आमिर ने अपनी कही बात पूरी कर दी थी। वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर वक्त मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता था। मैं बोली, आमिर, मैं खूबसूरत नहीं हूं, खूबसूरत होती तो बार बार धुतकारी न जाती। आमिर कहता, तुम मेरी नजरों से खुद को देखो, तुम कितनी हसीन हो। आमिर मेरे लिए सोने के ढेरों जेवरात लेकर आता तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे धोखे का इनाम इतना खूबसूरत मिलेगा। एक दिन मैंने आमिर से पूछा, आपकी वालदा कहाँ है? आमिर अफसुर्दा हो गए और बोले, वो तो कब्रिस्तान में है। मैं शर्मदा रह गई। मैं बोली, अगर वो कब्रिस्तान में है तो फिर मेरा रिश्ता कौन लेकर आया था? वो बोला, वो तो मेरी कारोबारी साथी है। मैंने कहा, आप कौन सा कारोबार करते हैं? वो हंस दिया और बोला, इतनी सीधी भी नहीं हो तुम, शादी की रात वाला किस्सा भूल गई हो क्या? बस वही कारोबार है मेरा। मैं आमिर की बात सुनकर कांप गई थी। मैं जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी थी, लेकिन मुझे आमिर में वो सब खुसूसियात नजर आ रही थी जो उसे एक बुरा इंसान साबित करती थी। उसने मुझ पर जो राज आश्कार किया था वो छोटा नहीं था, मगर मैं खुश थी अपने शौहर के साथ, तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने सोचा कि आमिर जैसा शख्स मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। आमिर हर रोज ही बाहर से खाना लेकर आता था, मुझे सैर करवाने बाहर ले जाता था, मेरे नाज नखरे उठाता था और सबसे बढ़कर वो दिन रात मेरी तारीफ किया करता था। मैं उसके साथ बेइंतहा खुश थी, मगर एक बात थी जो मुझे मशकूक लगती थी। आमिर मुझसे चोरी चुपके अपने वॉलेट में लगी हुई तस्वीर को देखा करता था। मैंने बहाने बहाने से वो तस्वीर देखने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम हुई थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उसने अपने वॉलेट में किसी लड़की की तस्वीर रखी है, किसी ऐसी लड़की की जिससे वो मोहब्बत करता होगा। और ये सोचकर ही मेरी दुनिया तारीक सी हो जाती थी। लेकिन फिर जब आमिर के रवैये के बारे में सोचती तो मुझे अपना गुमान गलत लगने लगता था। मगर एक दिन ऐसा वाकया रोनुमा हुआ कि मेरी सारी हस्ती हिल कर रह गई। हुआ कुछ यूं कि आमिर बोला, रिमशा, हमारी शादी को 3 माह हो चुके हैं, तुम अभी तक अपने वालिदैन के घर नहीं गई। वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें रोका हुआ है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि 10 दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मैं बोली, नहीं आमिर, मैं आपको छोड़कर इतने दिनों के लिए नहीं जा सकती। आमिर बोले, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेगम, चंद दिनों की ही तो बात है। फिर तुमने अपनी कजन को भी तो अपनी खुशियों से जलाना है ना। तुम जब हर रोज एक नया सोने का सेट पहनोगी। आमिर की बात तो सच थी। नाजिश को जलाने का इससे अच्छा मौका मुझे और कहां से मिल सकता था भला। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और आमिर मुझे खुशी खुशी अम्मी के घर छोड़ाया था। मैं घर में दाखिल हुई तो सभी मुझे देखकर बेइंतहा खुश हुए थे। मेरी अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मैंने घर में मामूल से हटकर चहल पहल देखी तो चौंक गई। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी बोली, नाजिश की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारे अब्बू के अमेरिका वाले दोस्त पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने तो तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मगर तुम्हारे अब्बू ने बताया कि मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है। वो बहुत अफसुर्दा हो गए थे। बोले, मैं बच्चों की तालीम का सोचकर चुप था, नहीं तो मैंने बड़ी देर से सोचा था कि रिमशा को ही बहू बनाऊंगा। तब तुम्हारे अब्बू ने नाजिश के रिश्ते की बात की तो उन्होंने हामी भर दी। मुझे तो ये सुनकर ही चुप लग गई थी। मैं और नाजिश जुनेद अंकल की बेटी को बहुत पसंद किया करती थी। हम दोनों ही चाहते थे कि हमारी शादी वहां हो जाए, क्योंकि जुनेद अंकल का बेटा बहुत ही नफीस इंसान था। मुझे अब समझ में आया कि तमाम लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर जाया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने
मेरे लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग की हुई थी, मगर मैंने सब्र नहीं किया। मुझसे मेरा नसीब छिन गया था। मेरा दिल बहुत मलाल ज़दा था। फिर ख्याल आया, आमिर भी तो अच्छा है, वो कितना तो ख्याल रखता है मेरा। मैं अम्मी से बहाना कर कर उल्टे कदमों ही घर वापस आ गई थी, क्योंकि मुझसे वहां मजीद रुका नहीं जा रहा था। मैं घर पहुंची तो सामने का मंजर मेरी रूह को तड़पा देने के लिए बहुत था। मेरा शौहर एक निहायत हसीन, नरम व नाजुक सी लड़की के कंधे पर सर रखकर महुए गुफ्तगू था। तभी उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी। आमिर तो बेइंतहा खौफजदा हो चुका था। वो जल्दी से उठा और बोला, जी कहिए, कैसे आना हुआ? दरअसल अम्मी घर पर नहीं है। मैं चुपचाप खड़ी थी। आमिर बोला, आप ड्राइंग रूम में बैठकर अम्मी के आने का इंतजार करें। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया था। वो बोला, तुम यहां क्यों आ गई हो? मेरा बना बनाया खेल खराब करोगी क्या? मैं बोली, कौन सा खेल आमिर? और ये लड़की कौन है? आमिर हंसकर बोला, ये भी राह चलते लड़के के साथ इश्क करने वाली लड़की है। इसका अंजाम भी वही होगा जो इस जैसी हर लड़की का होता है। तुम अब छुपकर अपने कमरे में चली जाओ। 1-2 दिन की बात है, तुम घर में छुपकर ही रहना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। मैं खुद को कोसने लगी कि मैंने कैसा घाटी का सौदा किया है। मैंने पत्थर की तलाश में हीरा कमा दिया है। मैं शाम तक ड्राइंग रूम में बैठी अपने नसीबों को रोती रही थी। मेरा शौहर एक लड़की से शादी करके उसे घर इसलिए लाया था ताकि उसे बाजार में बेचकर पैसा कमा सके। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। मेरा ज़मीर बार बार मुझे कचूके लगा रहा था और कह रहा था कि रिमशा, तुम एक लड़की को कोठे में बिकता हुआ देख सकती हो क्या? अगर शादी की रात तुम्हारा शौहर तुम्हें कोठे में बेच आता तो तुम क्या कर लेती उस वक्त? उस वक्त अल्लाह ने जिस तरह तुम्हारी मदद की थी, तुम भी इस बेयार और मददगार लड़की की मदद करो और इसे आमिर का मकरूह चेहरा दिखा दो। लेकिन फिर मैं सोचती कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। मैंने पहले जुनैद अंकल के बेटे को खो दिया, और अब क्या मैं आमिर को खो दूंगी तो दुनिया में मेरे पीछे रह ही क्या जाएगा? मुझे तो तब भी लोग कबूल नहीं करते थे जब मैं कंवारी थी। अब अगर मैं तलाक याफ्ता हो गई तो मुझे कौन कबूल करेगा? मेरे वालिदैन पर गम का जो पहाड़ टूटेगा उसका भी कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। यूं ही सोचते सोचते एक दिन गुजर गया था। आमिर मेरे पास आया और बोला, मेरी जान, एक दिन और इंतजार कर लो। मैंने इस लड़की को अच्छे दामों बेचना है। मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी में घाटे के सौदे में बेच दूं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इसको फरोख्त करने के बाद मैं तुम्हें स्पेन लेकर जाऊंगा। मैं मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं आमिर, आप फिक्र न करें। वो अब मेरी तरफ से बेफिक्र हो चुका था। आमिर जैसे ही घर से बाहर निकला तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और आमिर की दूसरी बीवी के पास जाकर बैठ गई। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, आप कब आई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पहले तुम मुझे बताओ कि आमिर के साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई? वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मैंने और आमिर ने एक दूसरे को एक शादी के फंक्शन में देखा था। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यूं आमिर मेरे लिए रिश्ता लेकर आया तो हमारी शादी हो गई। मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसीलिए मैं बोली, तुम जानती हो क्या, मैं आमिर की पहली बीवी हूं। वो यूं ही करता है, वो राह चलती लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेता है और फिर उन्हें कोठे में ले जाकर फरोख्त कर देता है। तुम बहुत मासूम सी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, इसीलिए तुम इस घर से फौरन फरार हो जाओ। आगे मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने। मुझे नहीं मालूम कि आमिर मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो मेरी हिफाजत फरमाएगा। वो लड़की बेइंतहा परेशान हो गई थी। वो बोली, मैं आपकी बात का यकीन कैसे करूं? मैं बोली, मेरे पास सबूत नहीं है। तुम यकीन करो तो इसी में तुम्हारा भला है। आगे मैं सारा फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं यहां से फरार होना चाहती हूँ, मेरी मदद करें। मैं बोली, ठीक है, तुम जल्दी से अपना सामान समेट लो, मैं तुम्हें पिछले दरवाजे से भगा देती हूँ। मैंने उसे पिछले दरवाजे से भगा दिया था और खुद कमरे में बैठकर मौत का इंतजार करने लगी थी। मुझे मालूम था कि आमिर मुझे मौत के घाट उतार देगा। मैं बैठे बैठे आमिर के कमरे की तलाशी लेने लगी थी। तभी उसका वॉलेट मेरे हाथ लग गया था। मैंने जल्दी से उसे खोल कर देखा तो उसमें एक काली सी लड़की की तस्वीर थी
उसमें एक खत भी पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से वो खत खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, आमिर भाई, ये दुनिया बहुत बुरी है। इसमें सिर्फ हसीन लड़कियों की इज्जत है। हम जैसी सियाह लड़कियों के नसीब भी स्याह ही होते हैं। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे हाथ थर थर कांपने लगे थे। इतनी देर में दरवाजे से आमिर दाखिल हुआ तो बोला, बस इसी सबब मैं हसीन लड़कियों को बाजार में बेच आता हूँ। तुमसे मोहब्बत भी इसीलिए हुई क्योंकि तुम मुझे मेरी बहन जैसी लगती हो। मैं चुपचाप खड़ी थी। तब आमिर बोला, कोमल कहाँ है? मैं बोली, मैंने उसे भगा दिया है। मैं नहीं चाहती कि आप गुनाह करें। आमिर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुम नहीं जानती मेरा धंधा कितने लॉस में जा रहा है, मगर तुम फिक्र न करो, अब मैं तुम्हें बाजार में बेच दूंगा, बहुत ज्यादा महंगे दामों, ताकि मेरी बहन की रूह को सुकून मिले कि स्याह लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इतना कहकर आमिर ने मुझे तलाक दे दी और हाथ से पकड़कर मुझे घसीटता हुआ बाहर की जानिब बढ़ने लगा। तभी कोमल पुलिस के साथ हमारे घर में दाखिल हो गई थी। उन्होंने आमिर को पकड़ा और हम दोनों को थाने ले गए। वहीं से मैंने अपने वालिदैन को कॉल की थी। वो रोते धोते मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे और मैं लुटी पुटी सी घर आ गई थी। तब मुझे पता चला कि नाजिश की शादी रुक चुकी है क्योंकि वो अपने किसी कजन को पसंद करती थी। जुनेद अंकल को जब मेरी तलाक का इल्म हुआ तो वो फिर से मेरे लिए रिश्ता ले आए थे और यूं एक बहुत ही प्यारे दिन मैं और नाजिश अपने अपने घरों को सधार गई थी, जहां पर हमारे लिए बहुत सी खुशियां मुंतजर थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।